डॉक्टर राकेश, डॉक्टर साहब, दो तीन चीजें हैं, क्योंकि मैं इसलिए ये बात कह रहा हूं, चर्चा आज हम लोग लोकसभा राज्यसभा की रख रहे हैं। एक और बहुत हंसी उड़ा रहे हैं बीजेपी वाले, हंसी भी उड़ा रहे हैं, और उनको एकदम से बहुत मनमोहन सिंह के स्वास्थ्य की चिंता हो गई है। कल मनमोहन सिंह जो जब दिल्ली बिल पास हुआ तो वो वोट देने आए, और 131 के मुकाबले 102 वोट से वो बिल पास हो गया। और मुझे ऐसा लगता है कि मनमोहन सिंह को वहां लाने का वो उस पे लाए थे व्हील चेयर पे। इसको लेके बीजेपी वाले बहुत संवेदनशील, बहुत उनके प्रति हमदर्दी हो रहे हैं कि देखिए। लेकिन मुझे मुझे हरदम ये लगता है डॉक्टर साहब कि ये सब सांकेतिक चीजें होती हैं। ये सब सांकेतिक मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जब दीपिका पादुकोण जेएनयू में आई थी तो सांकेतिक था, वो कोई वहां जिंदाबाद मुर्दाबाद कोई धरना प्रदर्शन करने थोड़ी आई थी। उसी तरह से मनमोहन सिंह वहां आए तो सांकेतिक था, ये जानते हुए कि हम हार जाएंगे था। तो एक तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में सांकेत, ये सब सांकेतिक चीजें, परंपराएं, ये इंपॉर्टेंट है। इसी उसमें मैं जरा आपसे समझना चाहूंगा, मोदी जी का नहीं आना तो मालूम नहीं वो कैसे जस्टिफाई करेंगे कि भाई वो लोकतंत्र से भी ऊपर हैं, पार्लियामेंट से भी ऊपर हैं। दूसरा, आपको क्या लगता है कि मोदी जी का वक्तव्य कोई ऐसा होगा जो हिस्टोरिकल हो? क्योंकि हमने देखा है कि लोग एक एक वक्तव्य देके, जवाहरलाल नेहरू का देश जब स्वतंत्र हो रहा था उस रात की स्पीच, लोहिया जी की 2 आना बनाम 16 आना की स्पीच, मतलब ऐसे तमाम उदाहरण के आदमी एक एक स्पीच देके अमर हो गया है। मैं राहुल गांधी के बारे में भी बोल दूं, जब उन्होंने जब अभी विदेश जाके जब प्रेस कॉन्फ्रेंस किए, वन ऑफ द बेस्ट प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, मैं राहुल गांधी जब कश्मीर में बोले, वन ऑफ द बेस्ट स्पीचेस। आपको क्या है कि मोदी जी जब अभी बोलेंगे तो ऐसा ज्ञान का सागर करेंगे, एक तो ये, और क्या टेलीप्रॉम्प्टर लगाना स्वीकार्य है लोकतंत्र में, जो पार्लियामेंट में? इधर मैं आपसे समझ लूं ये भी, और आपको कितनी उम्मीद है मोदी जी की स्पीच से? देखिए, पहले उस सवाल का जवाब दे दूं जिसमें डॉक्टर मनमोहन सिंह को व्हील चेयर पर संसद में लाने को लेकर भारतीय जनता पार्टी, उनका पूरा तंत्र, उनका आईटी सेल, बड़े बड़े मंत्री सब कांग्रेस पर निशाना साध रहे हैं। आज इंडिया टुडे की वेबसाइट पर एक पूरी खबर है, और हम कल से भी तो तस्वीरें देख चुके हैं, इंडिया टुडे की भी जरूरत नहीं है। अटल बिहारी वाजपेयी को किस दशा में लाया गया था सदन में, वो तस्वीरें भी हैं। मनोहर पर्रिकर कैंसर से जूझ रहे थे, बिल्कुल अंतिम घड़ियों में थे, उनकी नाक में नली लगी हुई थी, और किस दशा में थे, उन्हें पार्टी ने कब कब कहां लाकर इन प्रक्रियाओं में शामिल किया, ये भी अब सामने है। तो दरअसल में भारतीय जनता पार्टी की ये बौखलाहट है कि वो एक ऐसी पार्टी है जो एक राज्य के जलते रहने पर मौन रहती है। उनका नेता, उनका प्रधानमंत्री 160 लोगों की मौत पर एक शब्द नहीं बोलता, महिलाओं की नग्न परेड पर एक शब्द नहीं बोलता, राजधानी दिल्ली के चंद कदम दूर हरियाणा जल रहा है, दंगे हो रहे हैं, उस पर एक शब्द नहीं बोलते प्रधानमंत्री, उनके गृह मंत्री, उनके नेता। और एक भूतपूर्व प्रधानमंत्री के व्हील चेयर आने पर उनकी संवेदनाएं जागृत हो जाती हैं। इसे मैं अखंड पाखंड कहता हूं, मेरी दृष्टि में इसका कोई महत्व नहीं है। और आमतौर पर उनके ऐसे अभियान 5-7 मिनट में फुस हो जाते हैं, जब तस्वीरें अटल बिहारी वाजपेयी की आ जाती हैं व्हील चेयर पर, मनोहर पर्रिकर की बहुत ही दयनीय दशा की तस्वीरें सामने आ जाती हैं। अब मुद्दे पर आते हैं कि नरेंद्र मोदी जी का भाषण कैसा होगा। पहली बात तो यह है कि सदन में उन्हें आना चाहिए, जैसा कि शशि सर ने कहा, राजेश जी ने कहा। हम जानते हैं उनकी लोकतांत्रिक व्यवस्था में, परंपराओं में, कायदे कानून में कोई बहुत आस्था नहीं है। उनकी आस्था वहां तक है जहां इन प्रक्रियाओं से, संवैधानिक तौर तरीकों से वे सत्ता प्राप्त कर सके। कुर्सी पर बैठने के बाद उनकी लोकतांत्रिक परंपराओं में कोई विशेष आस्था मुझे दिखाई नहीं देती। वे संसद परिसर में आते हैं, अपने दफ्तर में जाकर बैठ जाते हैं, वहां बड़ा सा कोई टीवी लगा होगा, उस पर देखते होंगे लाइव सदन की कार्यवाही। लेकिन सदन में आकर वे रूबरू बैठकर, समक्ष में बैठकर सुनने का साहस नहीं जुटा रहे हैं कि गौरव गोगोई क्या कह रहे हैं। और साहस इसलिए नहीं जुटा पा रहे हैं कि उनकी नाकामियां बहुत भारी पड़ती हैं। मणिपुर है, अडानी का वाला केस है, अभी हरियाणा के दंगे हैं, आर्थिक दशा है, महंगाई है, टमाटर बिक रहा है 250 रुपए किलो में। सारे मुद्दे सदन में उठेंगे और उसके जवाब प्रधानमंत्री को देना है। तो सीधे वे सामना नहीं करना चाहते, वे मोनोलॉग करेंगे, एक का लाभ, उसकी वे तैयारी कर रहे होंगे। जिस दिन ये प्रस्ताव पारित हुआ, स्वीकृत हुआ था, अविश्वास प्रस्ताव को की स्वीकृति हुई थी, तभी मैंने एक डिबेट में कहा था
मेरे सोशल मीडिया पर है कि पूरे देश को तैयार रहना चाहिए कि अब नरेंद्र मोदी जब जवाब देने के लिए खड़े होंगे तो शायद हम अपने संसदीय इतिहास के सबसे महान भाषण सुन रहे होंगे। सब इतिहास का सबसे महान, इन्वर्टेड कॉमा में कह रहा हूं, क्योंकि उनकी महानता का जो स्तर है वो हम सब जानते हैं। वे इतिहास के कूड़ेदान में से ढूंढ ढकोर कर ऐसी ऐसी चीजें लाएंगे जो वर्तमान जो सवाल हैं, जो देश की दशा और दिशा है, उससे बिल्कुल अप्रासंगिक होंगे। वे हो सकता है नेहरू के नाम पर आधा घंटा काट दें, वे इंदिरा गांधी की नाकामियों का जिक्र करें, वे स्वतंत्रता संग्राम में किसी भी चीज को लेकर आ सकते हैं। जैसे वे अपने भाषणों में क्विट इंडिया को ले आए, तो हमने उन्हें याद दिला दिया कि क्विट इंडिया में आपके वैचारिक पुरखों का कोई योगदान नहीं था। संयोग से आज 8 अगस्त है, आज मुंबई के ग्वालियर टैंक में जो गांधी जी ने आह्वान किया था उसी का दिन है आज, और कल 9 अगस्त है। तो देश को, पब्लिक इंडिया के दर्शकों को यह भी याद दिलाना जरूरी है कि जब वे अविश्वास प्रस्ताव पर आजादी से पहले की किसी घटना का जिक्र ही नहीं थे। दूसरी बात, मणिपुर पर यह विश्वास प्रस्ताव है, लेकिन जैसा कि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस के नेता या राहुल गांधी जब बोलेंगे तो बाकी मुद्दों को समेटेंगे कि क्या क्या बोलेंगे। तो अविश्वास प्रस्ताव भले एक बिंदु के लिए होता है, लेकिन सरकार से अविश्वास है, इसलिए सरकार की जितनी नाकामियां हैं पिछले समय में इस सरकार के चलते में, उन सबका उल्लेख होता है अविश्वास प्रस्ताव में। तो मैं ऐसा मानता हूं कि राहुल गांधी और विपक्ष के बाकी नेता सारे मुद्दों को लेकर आएंगे, वे सारे मुद्दे जो नरेंद्र मोदी को राजधर्म याद दिलाते हैं। राजेश भाई राजधर्म की बात कर रहे थे, शशि सर कर रहे थे, ये शब्द तो उनके लिए असहनीय है, इसकी उम्मीद मत कीजिए। इस शब्द का उच्चारण करना भी हम लोगों के लिए अपराध है कि नरेंद्र मोदी को हम राजधर्म शब्द याद दिलाएं। वैसे ही तत्काल उन्हें अटल जी का वो संबोधन याद आ जाता होगा। और देश को यह नहीं भूलना चाहिए कि जिस वक्त अटल बिहारी वाजपेयी ने राजधर्म याद दिलाया था, उसी क्षण, उसी वक्त उनका वाक्य पूरा होने से पहले गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें इंटरप्ट करके एक उद्दंड बालक की तरह, जैसे कक्षा में अगर हेडमास्टर किसी को, विद्यार्थी को कुछ कह रहा है कि तुम पढ़ाई नहीं करते हो, और विद्यार्थी खड़ा होकर ये कहते सुनिए साहब मैं तो बहुत अच्छी पढ़ाई करता हूं, इसी तरह से नरेंद्र मोदी ने अटल जी को टोक कर कहा था मैं तो राजधर्म का पालन कर रहा हूं। तो ऐसी उम्मीद हमें उनसे नहीं करना चाहिए। हम सिर्फ इतनी प्रतीक्षा करें, इतना इंतजार करें कि वे प्रधानमंत्री पद की गरिमा के अनुकूल इस अविश्वास प्रस्ताव पर भाषण दें, उतना ही हमारे लिए पर्याप्त होगा। वे अपनी महान परंपरा के मुताबिक अपने स्तर जैसा भाषण न दें। हम ऐसी उम्मीद करते हैं कि वे प्रधानमंत्री के स्तर का जवाब दें। हम भी जानते हैं सरकार गिरने वाली नहीं है, ये कोई प्रस्ताव पारित होने वाला नहीं है, संख्या बल उनके पास है, तो क्यों मुंह चुरा रहे हैं सदन से? आए, बैठें, सामना करें और जवाब दें। जी आनंद जी। डॉक्टर राजेश, एक चीज मुझे और बताइए, जो बात राजेश ठक्कर साहब ने उठाई है जी, ये हम सब लोगों को लगता है कि कांग्रेस या विपक्ष उस तरह से जवाब नहीं देता है जैसा एक आम आदमी को लगता है कि भाई उन्होंने आपके लोगों को 4 को जेल में डाला तो आप भी 8 को जेल में डालिए, जहां कम से कम आपकी सरकारें हैं। ये जो मतलब, क्योंकि ये तो उनको लड़ाई की तरह देखते हैं ना कि वो तो दुश्मन है। तो एक तरफ लोग धर्म, राजधर्म की बात करते हैं, जिसको आम भाषा में बोला जाए टिट फॉर टैट, राहुल गांधी करते हुए नहीं दिखाई पड़ता। क्या ये उनके संस्कार नहीं होने की बात है, या वो अभी भी उस पॉलिटिकल मोरालिटी की बात रखते हैं कि भाई राजनीति ऐसे होनी चाहिए? क्योंकि बहुत सी लोगों को अपेक्षाएं हैं, जैसे राजेश ने कहा भाई व्यापम घोटाला क्यों नहीं उसमें वो हुआ। मैं जरा इस पे एक आपसे टिप्पणी चाहता हूं। आपकी बात सही, और लोगों की अपेक्षा भी है, जैसे को तैसे की अपेक्षा जनता भी कर रही है। लेकिन जो 2 कारण आपने बताए, एक तो कांग्रेस शायद थोड़ी सदाशयता, थोड़ी सद्भाव की राजनीति अभी तक करती आई थी, और दूसरी बात यह कि बदले की राजनीति कांग्रेस ने नहीं की, इसी का खामियाजा कांग्रेस भुगत भी रही है। लेकिन मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना यह है कि राहुल गांधी कुछ अलग हैं। अगर वे सत्ता में आए तो शायद जैसे को तैसा की राजनीति भी ये देश देखेगा। जैसे जब से राहुल गांधी अपनी कांग्रेस बना रहे हैं, अब ये मल्लिकार्जुन खड़गे अध्यक्ष हैं, बहुत अच्छी बात है और बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं खड़गे साहब, लेकिन ये कांग्रेस तो राहुल गांधी की है। आज गौरव गोगोई का शुरुआत करना बहस की, ये राहुल गांधी की कांग्रेस की प्रक्रिया है। राहुल ने खुद को पीछे रखकर उन्हें आगे किया।
खास तौर से जो लड़ाई टिट फॉर टैट वाली है वो सबसे पहले जरूरी थी सोशल मीडिया पर। उसमें इस वक्त भारतीय जनता पार्टी को जिस तरह के करारे जवाब मिल रहे हैं कांग्रेस पार्टी की ओर से, कल जैसे ही मनमोहन सिंह की तस्वीर के साथ उन्होंने संवेदना का ज्वार उठाने की कोशिश की, 5 मिनट के अंदर अटल बिहारी वाजपेयी की वो तस्वीर आ गई जिसमें वे राष्ट्रपति पद के मतदान में व्हील चेयर पर चले आ रहे हैं। एक चुनाव रैली संबोधित करवाने वाली तस्वीर आ गई जिसमें उनसे बोला नहीं जा रहा, चल नहीं पा रहे हैं, मनोज पड़ी। तो ये जो तुर्शी बतुर्शी जवाब कांग्रेस अब दे रही है, इसी की जरूरत सब लोग महसूस करते थे। अंतिम बात यह है कि इसकी अगली जो परीक्षा है, जो आप संसद में एकता की बात अभी शशि सर से पूछ रहे थे, क्या उसका प्रभाव सड़क पर भी दिखाई देगा? तो मैं ऐसा मानता हूं कि ये गठबंधन अभी कम से कम संसद के फ्लोर पर एक दिखाई दे रहा है, लेकिन इसकी अग्नि परीक्षा शुरू होगी सीटों के बंटवारे के समय। कितनी सीटों पर कौन लड़ेगा, ये जो बात चल रही है एक सीट पर एक ही प्रत्याशी, मैं इतनी आदर्श परिस्थिति की कल्पना अभी नहीं करता हूं कि जिस गठबंधन में 26 दल हों, क्षेत्रीय दल हैं, उन्हें अपने अपने प्रदेश में अपना वजूद बचा के रखना है, वे सब इस तरह सीटें छोड़ देंगे या कांग्रेस उनके लिए सीट छोड़ेगी, इसकी संभावना अभी नहीं है। लेकिन अगर ये एका थोड़ा बहुत भी बना रहा अप्रैल मई 2024 में, तो नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी को लोहे के चने चबाना पड़ेंगे, ऐसा मेरा विश्वास। जी आनंद।